इस तरीके से हम बढ़ेंगे आगे आगे और समझेंगे कि क्या है फंडामेंटल्स में। अगर आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज लो तो एडी, जैसे हमारा एडी होता है, आप लोगों को एडी का एक्सपीरियंस है ही, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डायरेक्टरी सर्विसेज एक ही जैसी होती हैं, जैसे वो चाहे अजोर एडी की बात करो या इंट्रा आईडी की बात करो, दोनों में ही फंक्शनैलिटी वही है, ऑथेंटिकेशन करवाना, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें वही होती हैं, जैसे यूज़र हो गया, कंप्यूटर हो गया, ग्रुप्स हो गए। और अब प्रिंटर्स पॉलिसीज इसमें होती नहीं है, जो हमारी इंट्रा आईडी पे, सॉरी, एजोर आईडी ऑन प्रमाइस पे, एक्टिव डायरेक्टरी ऑन प्रमाइस पे पॉलिसीज हम बनाते थे, बट एशियल परमिशंस आप यहाँ पर दे सकते हो। अब अगर एडी का पूरा सिनेरियो आप देख सकते हो कि लैंडस्केप कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, बट इस पे हम ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम जाते हैं बेसिक पे। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री होता है, ठीक है, क्लियर। कोई एग्जांपल बताएगा ट्री का? आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या? थोड़ा कट रहा, कंटिन्यू नहीं आ रहा, थोड़ा सा बीच में कट रहा। ओके, ठीक है अपने। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ वाईफाई का तो इशू। अब सही आ रही है? हाँ सर हाँ। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्री होता है, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी का अगर स्ट्रक्चर, आप लोगों में से कोई एग्जांपल से बताएगा एक्टिव डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? मेरी स्क्रीन तो वैसे दिख रही होगी आपको, हम्म। ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि अगर हम एक फॉरेस्ट बनाते हैं, तो फॉरेस्ट के अंदर एक डोमेन हो गई हमारी एडी के अंदर, ठीक है। एडी के अंदर एक हमारी डोमेन हो गई, वैसे ही हम नीचे दूसरी चाइल्ड डोमेन्स बना सकते हैं, ठीक है। उनका नाम कुछ भी दे दो, आप us.contexo.com दे दिया और eu.contexo.com। तो यहाँ पर भी हम यूजर कंप्यूटर बना सकते हैं, सर्वर्स ऐड कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। अब जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो काम किसके बेसिस पे करता है? इन तीन रोल्स पे काम करता है, या इन तीन पार्टीशंस पे काम करता है, ठीक है। तो स्कीमा पार्टीशन हमारा हो गया, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन हो गया और डोमेन पार्टीशन हो गया। तो इन तीन पार्टीशंस के बेसिस पे ये काम करता है। एप्लीकेशन पार्टीशन भी आता है, ठीक है। चौथा पार्टीशन हमारा एप्लीकेशन पार्टीशन होता है, बट एप्लीकेशन पार्टीशन एक्टिव डायरेक्टरी का कोर कंपोनेंट है। हेलो निशांत, कोई बताएगा एप्लीकेशन पार्टीशन यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी का, जैसे मैंने स्कीमा लिखा है, कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन लिखा है, डोमेन पार्टीशन लिखा है, और एप्लीकेशन पार्टीशन में क्या होता है डेटा? एप्लीकेशन पार्ट में सर फॉरेस्ट वाइड डीएनएस, डोमेन वाइड। एप्लीकेशन पार्टीशन हमारा एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर डीएनएस एक एप्लीकेशन जैसा काम बिहेव करता है। एप्लीकेशन लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्टिव डायरेक्टरी के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया है। एप्लीकेशन पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम टू आईपी और आईपी टू नेम जानने के लिए हमें डीएनएस चाहिए, और वो काम करता है डीएनएस। और डीएनएस का डेटा स्टोर होता है एप्लीकेशन पार्टीशन में, बट वो एक्टिव डायरेक्टरी का कोर पार्टीशन नहीं है।
कोर पार्टीशन हमारे ये तीन ही है, जो मतलब एक्टिव डायरेक्टरी, अगर पर्सनली एक्टिव डायरेक्टरी की बात की जाए तो वो ये तीन ही पार्टीशन है उसके कोर। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आए तो एडी के कंपोनेंट्स आप सबको ही पता है कि लॉजिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है। तो लॉजिकल कंपोनेंट्स हमारा हो गया फॉरेस्ट, हो गया डोमेन, हो गया ओयू, हो गया ट्रस्ट, और साइट्स हो गई, ट्री हो गई। वैसे ही फिजिकल कंपोनेंट हमारा क्या है, एनटीडीएस हो गया, और सिसवॉल हो गई, ग्लोबल कैटलॉग हो गया, एफएसएमओ हो गया। ये हमारे फिजिकल हो गए। अब एडी के प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, यहाँ पर से पूरा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। एडी के हिसाब से अभी ये प्रोटोकॉल्स हैं, जब आप इंट्रा आईडी पे जाओगे तो प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो एनटीएलएम प्रोटोकॉल हमारा लेगेसी प्रोटोकॉल है, और कोई म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन होता नहीं उसमें, और एसएमबी को यूज करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें लेगेसी प्रोटोकॉल्स की लिखी हैं, वैसे ही ये कर्बरोस की है और एलडेप की है। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। और ऑथेंटिकेशन जो कर्बरोस है, यहाँ पर जो सबसे पावरफुल है वो कर्बरोस है हमारा ऑन प्रोमाइस एडी में। करेक्ट। अब अगर हम इंट्रा फैमिली में आए तो इंट्रा, अब हमारे लिए इंट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंट्रा में, इंट्रा आईडी में जिसका पहले नाम एजोरेडी था, अभी उसमें क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एसएसओ है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिंगल साइन ऑन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कंडीशनल एक्सेस, और ऐप प्रॉक्सी। ठीक है। तो एसएसओ क्या होता है, कोई बताएगा? एसएसओ सर सिंगल साइन इन के लिए यूज करते हैं। सिंगल साइन ऑन के लिए यूज करते हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सर लॉगिन के लिए मल्टीपल यानी आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपको उसको ऑथेंटिकेटर पे डाइवर्ट करता है, उस पे कोड आता है वो, यानी जितने ये तो जितने तुमने वो टाइप्स बता दिया, स्टेप्स बता दिया कि इस तरीके से होता है। बट हाँ, इसका मतलब एमएफए आईए क्यों? सिक्योरिटी के लिए। मेरे को सर सिक्योरिटी पर्पज से है, जैसे कोई अगर हम मेल आईडी लॉगिन करते हैं तो कोई दूसरा लॉगिन ना कर सके, जेन्युइन पर्सन के पास ही उसका एमएफए हो, वही एक्सेस कर सके। हम्म। तो फिर मल्टी फैक्टर नाम क्यों रखा है इन्होंने? टोकन रख देना चाहिए था नाम, मतलब ओटीपी रख सकते थे। मल्टी फैक्टर सर एक से साथ दूसरा भी एक से ज्यादा प्रोसेस है, मतलब उसको लॉगिन करने के लिए, इसलिए सर एमएफए नाम सकता है। देखो तुम्हारे पास क्या है, हाँ, मतलब तुम क्या हो, क्या है, और तुम क्या डाल सकते हो, जो वॉट एवर, मतलब तुम्हारे पास टर्म ऑफ फिजिकली क्या अवेलेबल है। ठीक है। तो इन तीन चीजों को यूज करके एमएफए बनाया है। एमएफए, जैसे तुम्हारे पास यूजर नेम क्रेडेंशियल्स हो गए, करेक्ट। अब तुम्हारे पास तीसरी चीज क्या हो गई, मतलब दूसरी चीज क्या हो गई कि तुम्हारे पास एक ऑथेंटिकेटर हो गया। ठीक है। ऑथेंटिकेटर फैक्टर यहाँ पर क्या है, मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे तुम्हारा ऑथेंटिकेटर ऐप हो गया। दूसरा क्या हो गया, मैसेज हो गया, मैसेज भी तुम्हें आ सकता है। तीसरा क्या हो गया, कॉल हो गया। चौथा क्या आता है, एक डोंगल डिवाइस आती है, उसको भी आप मैप कर सकते हो, पहले कॉन्फ़िगर कर सकते हो, फिर अगर आपको कभी वो यूज करनी है तो आप उसको यूज कर सकते हो। चौथा क्या हो गया, तुम्हारा फेस रिकॉग्निशन भी पार्ट ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ठीक है। और बी फैक्टर है, जैसे तुम्हारा बायोमेट्रिक्स हो गया, ये भी मल्टी फैक्टर में आता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इसको इनेबल करती हैं या नहीं करती हैं, वो उनके ऊपर है। जनरली अभी ऑथेंटिकेटर ऐप यूज किया जा रहा है, और BYOD भी करके नहीं, BTO करके डिवाइस आती है, वो भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग, बट वो बहुत हाई सिक्योरिटी में यूज होता है, या फिर मैसेज यूज किया जाता है, या कॉल। ठीक है। तो आप लोगों में से एमएफए तो यूज किया ही होगा, करेक्ट। हाँ सर, किया है हाँ सर। मेल के लिए, 365 का जो मेल आईडी है उसके लिए।
हाँ, 365 का जो मेल आईडी है आपका, वो 365 को नहीं सिक्योर करवा रहा है, वो आपके इंट्रा आईडी को सिक्योर कर रहा है। जो एमएफए यूज होता है, पर्टिकुलर एमएफए, यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जो एमएफए यूज किया जाता है वो आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। हाँ आ, यस आ, सर। आपकी आइडेंटिटी वो कहीं पर भी यूज हो सकती है। मतलब एग्जांपल, जैसे मेलिंग के लिए यूज हो सकती है, शेयर पॉइंट के लिए यूज हो सकती है, टीम्स के लिए यूज हो सकती है, एप्लीकेशन कोई भी हो, बट वो फाइनली आइडेंटिटी आपकी इंट्रा आईडी से ही क्रिएटेड है या सिंक है। ठीक है, अगर ऑन प्रमाइस भी होगा तो वो ऑन प्रमाइस से सिंक होके आ रही होगी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि जो आपका सिंगल फैक्टर हो रहा है, मल्टी फैक्टर यूज हो रहा है, वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या सिक्योर करने के लिए। आप कुछ एग्जांपल बताओगे इसके? अब ये तो तुमने जान लिया कि ये सिक्योर है, ये है, वो है, कुछ रियल वर्ड एग्जांपल जहां पर एमएफए की वजह से सिक्योरिटी इनहेंस हुई है, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं तुमने सुना है कभी? नहीं सर, सुना तो नहीं। निशान? जस्ट सपोज मान लो तुम एक कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, वहां पर मैक्सिमम लोग पासवर्ड डाल के बैठे हुए हैं, India@123, ऐसा, मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, India@123। ठीक है, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आने से पहले क्या होता था कि जो अटेम्प्ट किया जाता था लॉगिन के लिए, मान लो मैंने तुम्हारा यूजर नेम पता चल गया मेरे को, या नहीं भी पता चला, तो मैं क्या करूंगा कि मैं बहुत सारे पासवर्ड्स ऐसे ही बनाए मैंने, India@ करके, वेलकम पासवर्ड @123, ये गेस करने वाले पासवर्ड्स हैं। ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बनाई, 1000 या मोर देन 1000, जितने भी मैं गेस कर सकता हूँ, या मैंने गूगल से ही सर्च मारा कि जनरिक पासवर्ड बताओ, गूगल ही बता देगा ये सारे जितने हैं। तो उसके बाद मैंने, तुम्हारा अगर यूजर नेम पता चल गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता चला तो क्या करते थे लोग, उसको भी गेस करते थे, ठीक है, तुम्हारी मेल आईडी से। अब उसके बाद उन्होंने इसको डाला एक स्क्रिप्ट में, और तुम्हारे डिवाइस का एक्सेस या तुम्हारे ईमेल का एक्सेस पे वो कंटिन्यूअस ट्राई करते थे इसको लॉगिन करने के लिए थ्रू सीएलआई मोड। सीएलआई मोड में वो ट्राई करते थे, और अगर कोई भी अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो उनका लॉगिन हो गया। अब क्या होता है कि जब से ये आया है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तुम्हारा तभी ऑथेंटिकेट करेगा जब तक तुम टोकन या ओटीपी, या फिर तुम्हारे पास कॉल का कंफर्मेशन या ऑथेंटिकेटर ऐप पे कंफर्मेशन, मतलब फिजिकली कुछ ना कुछ पुट करोगे। ठीक है, ये फिजिकली हो गया कि ओटीपी भी तुम्हें फिजिकल है, तुम्हारे पास आया तो उसको तुम डालोगे, या ऑथेंटिकेटर ऐप पे यस करोगे, एक नंबर डालोगे। और ऑथेंटिकेटर ऐप क्या करता है, तुम्हारी लोकेशन भी वेरीफाई करता है। कभी तुमने ऑथेंटिकेटर ऐप यूज किया तुम में से किसी ने? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? असल तो ऑथेंटिकेटर ऐप कभी चलाया है तुम लोगों में से किसी ने? हाँ हाँ सर, हेलो। चल रहा। तो मैंने चला। ऑथेंटिकेटर ऐप पे जब तुम साइन इन करने जाते हो तो तुम्हें एक क्यूआर स्कैन करना पड़ता है सर। हाँ, तुम्हें एक पॉपअप आएगा ऑथेंटिकेटर के लिए कि डू यू वांट टू साइन इन, तुम बोलते हो यस, या फिर अपना फोन को अनलॉक कोड करते हो, अनलॉक कोड करते हो। डालना होता है। हाँ, और एक नंबर डालते हो, मान लो 78 हाँ। करके नंबर आया, जो स्क्रीन पे नंबर लिखा है वही नंबर तुम डालते हो। ठीक है, तो उस समय वो तुम्हारा ऑथेंटिकेटर ऐप क्या करता है, जो जिस लोकेशन पे हो, बैकग्राउंड में देखना उसके मैप भी ओपन हुआ होगा, छोटा सा मैप ओपन होता है, वो लोकेशन को, जिस लोकेशन में तुम्हारा फोन है,
उस लोकेशन को वो कैप्चर कर लेता है कि इस लोकेशन पे, तो आ, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड वाला जो होता है ना, डिस्टेंस के हिसाब से लॉन्गिट्यूड को कैप्चर कर लेगा और जाके एडी के डेटाबेस में उसको स्टोर कर देता है, मतलब इंट्रा आईडी के डेटाबेस में, कि इस लोकेशन से यहाँ से साइन इन हुआ है। ठीक है, तो वो मान के चल रहा है तुम नोएडा में हो या दिल्ली में हो, तुम्हारा साइन इन यहीं से हुआ है। तो तुम्हारा कंप्यूटर, जो फिजिकल कंप्यूटर है जहां से रिक्वेस्ट गई है साइन इन की, वो भी सेम लोकेशन पे ही है। ठीक है, मतलब सेम सिटी में है तब भी चलेगा। तो क्योंकि सेम सिटी में हो सकता है तुम्हारा, तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम्हारा फोन कहीं और हो, तुम्हें कोई फोन करके भी बोल रहा हो साइन इन करने के लिए, तब भी उस सिचुएशन में चल जाता है, वो साइन इन कर देगा। अब यहाँ पर जो तुम्हारी लोकेशन है वो भी उसके पास डेटाबेस में स्टोर हो गई। नेक्स्ट टाइम मान लो अभी तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी फोन पे आई है इंडिया नोएडा से, 2 घंटे बाद रिक्वेस्ट आती है तुम्हारी यूरोप से ऑथेंटिकेटर ऐप पे। तो ऑथेंटिकेटर ऐप तुरंत डिटेक्ट कर लेगा कि इतनी जल्दी तो यूरोप पहुंच नहीं सकता है कोई, तो वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये फेक रिक्वेस्ट है, फेक रिक्वेस्ट है या फिर तुम्हारा क्रेडेंशियल लीक हो गया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी मैकेनिज्म है, मतलब ऑथेंटिकेटर ऐप इस लेवल पे सिक्योर करता है तुम्हारे को, तुम्हारे अकाउंट को प्रोटेक्ट करता है इस लेवल पे। वो हम आगे चल के जानेंगे कि साइन इन वो कैसे करता है, साइन इन रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करता है, वो गवर्नेंस में जानेंगे हम। तो इस तरीके से काम होता है। क्लियर है ना ये? मतलब इसको, ऑथेंटिकेटर ऐप को कभी तुम यूज करना तो उसको ध्यान से देखना कि पीछे जो है मैप भी बन के आएगा, तुम्हारी लोकेशन भी लिखी होगी कहाँ पे तुम, तो कहाँ तुम्हारा फोन अवेलेबल है। एक्सेस पॉलिसी। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज में कोई ऐप्स वगैरह है जो अगर कंडीशन फुलफिल होगा तो वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, इस टाइप से होता है। हाँ, मतलब कोई एग्जांपल बताओगे कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी कैसे काम करती, कैसे? बताओ। सर कंडीशनल का एक हो सकता है कि एक लोकेशन वाइज लॉगिन, उसको कौन से जैसे लोकेशन से कर रहा है हम्म वो, इंडिया से कर रहा है अदर कंट्री से कर रहा है, तो ये भी उसमें कंडीशनल एक्सेस हो सकता है। या ब्लॉक कर सकते हैं आपको, जो अदर कंट्रीज है जो जहाँ से कभी लॉगिन नहीं हो सकता यूजर, तो ये भी एक लोकेशन का हो सकता है एग्जाम्पल मेरे से। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर डिवाइस नॉन कंप्लायंस हो तो वो लॉगिन करेगा, ऐसा कुछ, हम्म वो भी कंडीशनल पॉलिसी से कर सकते हैं। करेक्ट। कंडीशनल मतलब, कंडीशन का मतलब ये हो गया कि तुम कोई भी कंडीशन लगा सकते हो जो तुम्हारी कंपनी अलाउ करे या डिनाई करे। दो टाइप की कंडीशन होती है, या तो अलाउ करेगी या डिनाई करेगी। तो जैसा गजेंद्र ने एग्जांपल बताया कि लोकेशन वाइज, जस्ट सपोज मान लो मेरा ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान कंट्री में नहीं है, तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ कि वहां से अगर कोई लॉगिन रिक्वेस्ट आएगी तो डिनाई कंडीशन। ठीक है, तो कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी आपका कंप्यूटर डोमेन में हो या ना हो, वो पहले अप्लाई हो ही जाएगी। मतलब आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या आप हमारी कंपनी का मेल भी एक्सेस करना चाहते हो या कोई भी सर्विस एक्सेस करना चाहते हो, तो कंडीशन तुरंत अप्लीकेबल हो जाएगी वो। समझे? कि जस्ट सपोज मान लो मैंने एक कंडीशन लगाई कि ओवा 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 आप जानते हो ना? ओवा जानते हो ना आप लोग? हाँ सर, OW है ना? ओवा मेलिंग के लिए जो ओवा यूज करते हैं, हाँ जैसे सर, जानते हैं। आउटलुक हाँ। डॉट कॉम आउटलुक डॉट कॉम हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। बट आउटलुक डॉट कॉम पे जैसे ही आप
अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, मतलब ऑफिशियल ईमेल एड्रेस डालते हो, तो वो रीडायरेक्ट कर देता है आपके कंपनी के पेज के ऊपर, वो इंटरनली रीडायरेक्ट कर देता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो आपका पेज कंपनी का खुलेगा, जैसे सपोज मान लो कोई एग्जांपल ले लो, टीसीएस में जॉब करता है, तो वो टीसीएस का पेज ओपन हो जाएगा। अब वहां पर आप अपनी एम्प्लॉय आईडी पहले से पड़ी हुई है, अब आप अपना क्रेडेंशियल डालते हो। तो जब ये पेज आपका ओपन हुआ है, वो ओआ पेज खोलते हैं जो ब्राउजर बेस्ड है। अब इस पेज के ऊपर अगर आप लॉगिन करने जा रहे हो, तो वो पेज सबसे पहले वेरीफाई करेगा कंडीशनल एक्सेस फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। कंडीशनल एक्सेस फुलफिल, जैसे मैंने वहां पे कंडीशन लगाई है कि ओआ वेब वेब ईमेल, या ओआ बोले या वेब ईमेल बोल लें, वेब ईमेल पे या वेब टीम्स पे तभी वो सर्विसेज एक्सेस कर पाएगा जब वो इन आईपी से बिलोंग करता हो या इन लोकेशन से बिलोंग करता हो, और रेस्ट डिनाई। अलाउ आप किसको करोगे, जहां जहां पे आपका एम्प्लॉय काम करता है। मान लो आपका एम्प्लॉय इंडिया में रहता है, आप इंडिया में कर दो, ठीक है। आपका एम्प्लॉय यूएस में है, यूएस अलाउ कर दिया। आपका एम्प्लॉय यूरोप में जाता है, यूरोप की कंट्रीज के हिसाब से आप उनको भी कर सकते हो। तो मतलब काइंड ऑफ ऐसे करके आप अलाउ डिनाई कर सकते हो कि रिमेनिंग, रेस्ट रिमेनिंग, मतलब अराउंड बहुत सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो आपने रेस्ट को डिनाई कर दिया, इसका मतलब बहुत सारी चीजों को आपने डिनाई कर दिया, करेक्ट। जो आपको अलाउ करना था उतना ही अलाउ किया है। तो इस तरीके से आप कंडीशन बना सकते हो। दूसरा क्या है कि आपने कंडीशन लगाई कि उस कंप्यूटर पे आपका आउटलुक चलेगा। आउटलुक की कोई ऐप है, वो कंप्यूटर पे ही चलता है। आउटलुक या टीम्स उस कंप्यूटर पे चलेगा जिसको, जो मशीन हमारी कंप्लाइंस मशीन होगी। कंप्लायंस में क्या हो गया, एंटीवायरस। एंटीवायरस होना चाहिए, आपने कंडीशन डाल दी। अगर आपको डालना है और कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको कंडीशन डालनी है कि वो डोमेन ज्वाइन होनी चाहिए। डोमेन कौन सी है, आपने अपनी डोमेन डाल दी, या डोमेन ज्वाइन होनी चाहिए, या इंट्रा आईडी ज्वाइन मशीन होनी चाहिए। आपने जो भी कंडीशन डाल दी, तो जैसे ही वो टीम्स या आउटलुक कॉन्फ़िगर करने जाएगा, तो वो वहां पर ये कंडीशन उसको ब्लॉक कर देगी। अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा तो अलाउ करेगी। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, होपफुली ये समझ में आ गए होंगे आपको। यस। तो कहने का मतलब ये है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी बहुत पावरफुल है। और पावरफुल क्यों कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट को लाना पड़ा? कोई सोच सकता है, मतलब बता सकता है? मैंने ऐसे आंसर दे ही दिया है, बट आप देखो क्या होता था कोविड से पहले, या ये मान लो जब ऑन प्रमाइस एडी था, तब सारे आपके लॉगिन कैसे होते थे? सारे आपके लॉगिन इंटरनल हुआ करते थे, मतलब आपके ऑन प्रमाइस में ही यूजर होगा, वहीं से लॉगिन करेगा। मतलब एडी तक रीचेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो वीपीएन के थ्रू हो या फिर इसके थ्रू हो। अगर वो घर से बाहर गया तो कैसे के थ्रू लॉगिन कर सकता है लैपटॉप पे, बट कैसे के थ्रू लॉगिन करता था तब भी वो सिक्योर होता था, क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी से जब कनेक्ट होने जाता था तो वो एक टाइम फ्रेम होता था, उसके बाद जाता था। फिर वहां पे एंटीवायरस उसको पहले स्कैन करती थी, देन एडी अलाउ करता था उसको लॉगिन करने के लिए। तो ये सब प्रोसेस होता है। बट अभी क्या सिनेरियो चेंज हो गया है कि लोग हाइब्रिड में काम कर रहे हैं, घर से भी कर रहे हैं और ऑफिस से भी कर रहे हैं, और रिमोट लोकेशन पे भी काम कर रहे हैं, और कई कई महीनों तक काम कर रहे हैं, कई कई। अब जैसे हम में से ही बहुत सारे लोगों ने साल साल भर वर्क फ्रॉम होम ही किया है, हो सकता है उससे ज्यादा ही किया हो। तो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी आई, ताकि आपका लैपटॉप सिक्योर रहे और आपका इंफ्रा भी सिक्योर रहे। अब अगर नेक्स्ट फीचर है हमारा ऐप प्रॉक्सी, ये बताएगा कोई
क्या होता है, या इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी इसी का पार्ट है। इंटरप्राइज एप्लीकेशन ये क्या होते हैं? ये सर ऐप प्रॉक्सी ने ये जेट्स कलर तो नहीं बोल रहे हम, जेट्स कलर जो सर्विस है ये ये आ सकती है क्या इसमें? ऐप प्रॉक्सी मतलब आप बताओ जी, आपने तो सिर्फ वर्ड बोला जी स्केलर, और हाँ कुछ हाँ, आप, और कुछ आप बताओ जी स्केलर सीक्रेट मतलब रिसीवर क्या आप। ऐसा कुछ, ये जो कोई ऑन प्रेम एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए यूज करते देखो एप्लीकेशन आपके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऑन प्रेमाइस में हो सकता है, या तो आपका एप्लीकेशन पब्लिक हो सकता है। दो ही तरीके से एप्लीकेशन होता है, या तो क्लाउड पे होगा, या किसी दूसरे के डेटा सेंटर पे होगा, या फिर एजोर के डेटा सेंटर पे होगा, या फिर आपका वो पब्लिक होगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन पब्लिक हैं, सर्विस नाउ हो गया, और भी हैं, जैसे आप AWS पे ही आप लॉगिन करते हो वो भी पब्लिक ही है, एजोर पे लॉगिन करते हो वो भी पब्लिक है। और अगर आपके इंटरनल वेबसाइट्स हैं जो इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए ही हैं, अब इंटरनल एम्प्लॉयज उनको एक्सेस कैसे करेगा अगर वो घर पे है और वो VPN भी नहीं यूज करता है। VPN यूज करेगा कोई तो एक्सेस कर सकता है वो इंटरनल वेबसाइट। अगर VPN यूज ही नहीं करता है, आप आपके यहाँ 10,000 एम्प्लॉई हैं, 10,000 से ज्यादा ही एम्प्लॉई हैं मान लो, तो आप सबको VPN नहीं दोगे। VPN बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है, VPN थोड़ा कॉस्टली सर्विस भी है, तो लिमिटेड लोगों को मिलता है VPN। और VPN में रिस्क ये रहता है कि VPN से पूरा इन्वायरमेंट एक्सेस हो जाता है। तो VPN हमारा, अगर आप इंटरनल कोई एप्लीकेशन घर से बैठे यूज करना चाहते हो तो VPN यूज किया जाता था। तो VPN हमारा काइंड ऑफ एक प्रॉक्सी जैसे ही काम करता था। और VPN को रिप्लेस करने के लिए दो तीन एप्लीकेशंस और आए, जैसे जी स्केलर आ गया है मार्केट में, पॉलो अल्टो ने भी अपना दिया है। बट ये लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं किसके ऊपर? प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है रिवर्स प्रॉक्सी, और एप्लीकेशन प्रॉक्सी को हम रिवर्स प्रॉक्सी बोलते हैं। रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, और फॉरवर्ड प्रॉक्सी का तो आप हमेशा, कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, एप्लीकेशन का नाम कुछ भी हो, ठीक है, तो आप उसको समझ जाओगे कि वो रिवर्स यूज हो रहा है या फॉरवर्ड यूज हो रहा है। जैसे मान लो मेरे को ऑन प्रेमाइस में कोई यूजर है, वो अगर इंटरनेट यूज करना चाहता है, इंटरनेट पे google.com या facebook.com यूज करना चाहता है, तो वो रिक्वेस्ट आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से निकल के आपकी फायरवॉल पे गई, फायरवॉल से उस पब्लिक सर्वर पे गई, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। क्योंकि वो आपकी जो इंटरनल एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर होगा जो इस रिक्वेस्ट को आगे भेज रहा होगा। मतलब यूजर ने आपके पास प्रॉक्सी सर्वर के पास भेजा, प्रॉक्सी सर्वर का अब आगे काम है कि वो फेसबुक के पास जाए या गूगल के पास जाए और वापस आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके लाए, तो वो उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ठीक है, तो वैसे ही हमारी दूसरी होती है रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या होता है, जस्ट इसको उल्टा कर दो कि यूजर आपका घर पे बैठा हुआ है और एप्लीकेशन आपका कहाँ है? इंटरनल, मतलब आपके ऑन प्रेमाइस नेटवर्क पे होस्टेड है। अब यूजर घर से उस एप्लीकेशन को यूज करना चाहता है तो दो ही तरीके हैं, मतलब एक ही तरीका है, VPN यूज करके। अब VPN तो हमें सबको देना नहीं है, तो यहाँ पर हम रिवर्स प्रॉक्सी का कंसेप्ट आया। रिवर्स प्रॉक्सी में क्या है कि एक एजेंट उसके सिस्टम पे इंस्टॉल होगा, वो कनेक्ट होगा अपने एप्लीकेशन प्रॉक्सी बॉक्स के साथ में, जो एप्लीकेशन प्रॉक्सी का सर्वर होगा उससे कनेक्ट होगा। एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट कहाँ भेजेगा? आपके इंटरनल एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये जस्ट उल्टा हो गया, उसको जस्ट उल्टा कर दिया गया, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। अब रिवर्स प्रॉक्सी के एग्जांपल जैसे आपने बताया, जी स्केलर में ZPA होता है, जी स्केलर प्राइवेट एक्सेस। तो जहां पर भी प्राइवेट एक्सेस वर्ड आएगा तो वो आपका हो जाएगा रिवर्स प्रॉक्सी। जहां पर भी वर्ड आएगा इंटरनेट एक्सेस, वो आपका हो जाएगा फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है।
और ये कंसेप्ट को हर कोई यूज कर रहा है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो यूज कर ही रहा है, साथ में आपके जैसे हो गए जी स्केलर, पालो अल्टो, ऐसे करके बहुत सारी और भी कंपनीज हैं। तो ये अभी जी स्केलर जैसे बहुत डिमांडिंग है, पालो अल्टो भी बहुत डिमांडिंग है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी एप्लीकेशन प्रॉक्सी के कंसेप्ट को लेके आया है। और ये आई थिंक काफी यूज भी होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर, ओके। नो। थोड़ा सर आवाज थोड़ा ब्रेक ही हो रहा है मेरा, मेरे को आपका क्लियर साउंड नहीं आ रहा क्या? है, हो रहा है। क्या आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही? आई थिंक आपका इंटरनेट ही निशांत, मेरी मैं आवाज सही आ रही है? आ रही है, सर मेरा आपकी आवाज प्रॉब्लम हो सही है सर। सकता है। हम्म। आपके आवाज सही आ रही है। ओके, भूपेंद्र आपको आ रही है? हाँ सर आ रही है, क्लियर है आपकी वॉइस। गजेंद्र, आपकी आपकी तरफ फिर इंटरनेट का इशू होगा। ओके, ठीक है सर। तो इंट्रा आईडी गवर्नेंस, गवर्नेंस जैसे हमारा गवर्नेंस में क्या हो जाता है, मतलब अगर हम अपने इंडिया से इसको रिलेट करें गवर्नेंस, तो क्या हो जाता है? बताएगा कोई? जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारा गवर्नेंस मैनेज करती है इंडिया का। मतलब काइंड ऑफ, अगर आपका पासपोर्ट से रिलेटेड, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे पासपोर्ट से रिलेटेड हो गया, आप लोग कहीं पे जाते हो, मान लो इंडिया से बाहर, तो वो पूरा गवर्नेंस, आप कैसे गए, क्या है वहां पर, आपको वीजा मिला, ठीक है, वीजा किसके थ्रू मिलता है? वीजा आपको थोड़ी ना मिलता, आपकी कंट्री को मिलता है। वो कंट्री, जो वीजा आपको मिला है वो आपकी कंट्री के लिए ही मिला है, करेक्ट? क्योंकि आप इस यहाँ के, आपके पास आइडेंटिटी है, इसलिए आपको वो वीजा मिला। तो यहाँ पर भी गवर्नेंस का सेम मोटिव वही है। जैसे एक्सेस रिव्यू, जो मैंने बताया कि आपकी, आप गवर्नेंस में यूजर्स का एक्सेस रिव्यू करते हो, ये काइंड ऑफ आप उसको मॉनिटरिंग या मैनेजिंग मैनेजिंग समझ लो, आप यूजर की जितनी भी एक्सेस हैं वो आप मैनेज करते हो। जैसे आप यहाँ पे साइन इन रिस्क हो जाएगा, ये ये सारी की सारी चीजें आप किससे, गवर्नेंस में आ जाती हैं। अगर यूजर, आप देखते हो कि यूजर जो है मल्टीपल, वैसे ये खुद ही प्री डिफाइन इसमें क्या बोलते हैं उसको, प्री डिफाइन इसमें कंसेप्ट है कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन इन रिस्क में ये डिफाइन करना है कि यूजर अगर मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा है और किसी रीजन, अननोन रीजन से कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी ब्लॉक हो जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि उसकी आइडेंटिटी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, अब वो लॉगिन नहीं कर पाएगा नेक्स्ट टाइम। अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक ना हो, उसका पासवर्ड रीसेट हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम उसको फिर से पासवर्ड अपना चेंज करके, या क्योंकि उसके पास तो पासवर्ड रीसेट हो गया, तो उसके पास तो पासवर्ड है नहीं, उसके पास तो ओल्ड पासवर्ड है, तो वो नया पासवर्ड जनरेट करेगा, और नया पासवर्ड जनरेट करने के लिए उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सेम यूजर है। इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट में भी, इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था निशांत आपको। एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, ये कुछ याद नहीं है इसमें। इंटाइटल मैनेजमेंट में हमारा ये हो जाता है कि
जस्ट सपोज मान लो कोई आपकी टीम में ज्वाइन करने वाला है बंदा, तो पहले क्या होता था कि हम आईटी टीम में ही मान लो ज्वाइन करने वाला है या सेल्स टीम में, दो एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले आईटी टीम का लेते हैं। तो आईटी टीम में अगर कोई बंदा ज्वाइन करने वाला है तो आप क्या करते थे? अभी बताओ। जस्ट सपोज मान लो अगर एडी में आप एडी मैनेज कर रहे हो, या उपेंद्र आप या सुरेंद्र आप, अगर एडी टीम में आपके कोई टीम में मेंबर ज्वाइन कर रहा है, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हो उसका अकाउंट क्रिएशन करने के लिए? कोई टीम उसके लिए तो सर एचआर से रिक्वायरमेंट आती है कि एक यूजर ज्वाइन करने वाला है, उसकी यूजर मेल आईडी और आईडी क्रिएट करनी है, लैपटॉप पे साइन करना है, तो सर उसके अकॉर्डिंग फिर अप्रूवल लेके फिर हम आगे का प्रोसेस क्रिएट करते हैं। को ट्रेच नहीं, करते यहाँ हैं। पे ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अकाउंट क्रिएशन करने के लिए, अकाउंट एडी में आपको अकाउंट बनाना है उसका, तो आप क्या करोगे? आपकी टीम में ही बंदा ज्वाइन करने वाला है, मान लो निशांत आपकी टीम में ज्वाइन करने वाला है या उपिंदर आपकी टीम में ज्वाइन करने वाला है, ठीक है? तो आप उनके लिए अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? इनको कौन सी परमिशन दोगे? क्या, कैसे इनको आईटी तुम्हारे जैसी एक्सेस मिलेंगी? तो उसको अगर कुछ बंदे का एक्सेस देना है तो उसको मिरर करके देंगे, मिरर वो हाँ, ग्रुप मिरर होगा कुछ अकाउंट बना, ऐसे। हाँ। यानी कॉपी। मिरर अकाउंट बनाते हो, हाँ, मिरर ठीक है? कॉपी अकाउंट, हाँ। और मिरर अकाउंट कौन बताता है तुम्हें? वो मैनेजर मैनेजर बताता है, करेक्ट। या मिरर मिरर अकाउंट जिस टीम में वो ज्वाइन करने वाला है उसका मैनेजर बताएगा, करेक्ट। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम होती थी कि मान लो तुम्हारा मिरर अकाउंट मैंने तुम्हारा बताया उसने, बट तुम पहले उस कंपनी में आईटी में अभी आए हो, 2 साल पहले, हो सकता है तुम उससे पहले सेल्स में थे, या फिर तुम्हारे को सारे डोमेन कंट्रोलर पे एक्सेस है, ठीक है? तुम्हारे को सारे डोमेन कंट्रोलर पे डोमेन एडमिन की एक्सेस है, या तुम्हारे को फाइल सर्वर पे भी फुल एक्सेस है, और तुम्हारे को डीएससीपी पे भी एक्सेस है, डीएनएस पे भी एक्सेस है, और भी मान लो 10 टाइप की एक्सेस है तुम्हारे पास। तो जो नया बंदा ज्वाइन हो रहा है वो, उसको सिर्फ मेरे को, तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो रहा है, बट उसको मेरा ये है कि इंटेंशन कि उसको सिर्फ और सिर्फ डोमेन कंट्रोलर पे ही एक्सेस हो और किसी पे एक्सेस ही ना हो। तो तुम्हारा मेरा अकाउंट उसको ज्यादा एक्सेस प्रोवाइड करा देगा, करेक्ट। यस। मैं मतलब ये एग्जांपल एक लेके चल रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे पास, जस्ट सपोज मान लो तुम्हारे पास 10 एक्सेस हैं, पर मेरे को ये देना है कि जो नया बंदा ज्वाइन हुआ है उसको 5 ही एक्सेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट अगर आती है तुम्हारे पास, और या फिर तुम्हारे पास पास्ट में तुम किसी और टीम में काम कर रहे थे, ठीक है? अब मान लो आईटी में ही थे, बट आईटी में किसी और टीम में, लिनक्स टीम में थे या सर सिक्योरिटी टीम में थे, तो वो भी तुम्हारे पास एक्सेस हैं। अब मैं मेरा अकाउंट बना दूं निशांत का, तो निशांत को अननेसेसरी एक्सेस मिल जाएंगे, जो जिसका ये यूज भी नहीं करेगा, इसको पता भी नहीं रहेगा, ठीक है? तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इंटाइटलमेंट माइक्रोसॉफ्ट लेके आया। इंटाइटलमेंट में आप एक्सेस कैसे देते हो? मान लो अगर निशांत को तुम मिरर अकाउंट बना रहे हो, तो कैसे इंश्योर करोगे कि निशांत को भी मिरर अकाउंट बनाने के बाद सेम परमिशन मिली है? निशांत तुम बताओ कैसे करोगे इंश्योर? सेम टाइप से ग्रुप में जो ऐड करते हैं वही सेम टाइप का परमिशन होते हैं। मतलब समझा नहीं। जैसे मेरा अकाउंट बनाने के लिए कुछ ग्रुप होगा ना,
आईडी क्रिएट करने में कुछ ग्रुप होता है ये, तो उस ग्रुप में ऐड करते हैं, तो उससे हम कंफर्म करते हैं कि वो परमिशन सही मिल रहा है नहीं। ओके, तो तुम कैसे इंश्योर करोगे? मिरर अकाउंट का मतलब क्या होता है? मिरर अकाउंट मतलब सेम टाइप से परमिशन होना चाहिए। परमिशन होती कहाँ पे है ये अकाउंट के ऊपर? मैं वही उसके जानना चाह रहा आईडी हूँ। पे। उसकी आईडी में कहाँ पे, क्या, किस टाइप से तुम परमिशन देते हो? किस टाइप से, मतलब कैसे ऐड परमिशन देते हो? तुम कोई ना कोई ग्रुप मेंबर ऑफ में जाके कोई ना कोई ग्रुप ऐड करते हो, ठीक है? परमिशन ग्रुप हाँ के हिसाब से मिलती है, करेक्ट? हाँ, वही ग्रुप ऐड करते हैं। अगर वो ग्रुप, मान लो जस्ट सपोज ये तुमने एक ग्रुप बना रखा है जिसके ऊपर डोमेन कंट्रोलर की परमिशन है लॉगिन करने की या एक्सेस की परमिशंस हैं, और बैकएंड में तुमने उसको आरबैक के हिसाब से ऐड कर रखा है, मतलब सारे डोमेन कंट्रोलर पे ऐड कर रखा है, जैसे भी किया है ग्रुप पॉलिसी के थ्रू या XYZ, वो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, बट हाँ, जो तुम्हारा मिरर अकाउंट में क्या करते हो, जब तुम मिरर किसी अकाउंट को मिरर करते हो तो उसकी मेंबरशिप भी मिरर कर रहे हो, समझे? ठीक है। मिरर अकाउंट का फायदा यही होता है कि मेंबरशिप भी मिरर हो जाती हैं। मेंबरशिप मिरर होने का मतलब ये हो जाता है कि तुमने दूसरे को भी एक्सेस दे दी है सेम, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यहाँ पर ये था कि मेंबरशिप से ही डिसाइड होता है कि निशांत को एक्सेस मिली है या नहीं मिली है। जस्ट सपोज मान लो मैंने गजेंद्र का अकाउंट मेंबर करके बनाया, बट एनी हाउ मेंबरशिप रिमूव हो गई मिरर करते ही समय किसी भी कंडीशन की वजह से, और निशांत का मैंने अकाउंट बना दिया और ओके कर दिया। अब निशांत के पास मेंबरशिप में कुछ है नहीं और अकाउंट लेकिन मैंने मिरर किया था, तो क्या निशांत को सेम परमिशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? बताओगे? फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मान लो मेंबरशिप, सॉरी, मान लो मैंने गजेंद्र का अकाउंट यूज करके मिरर अकाउंट एक बनाने जा रहा हूँ फॉर निशांत, परमिशन होगी। ठीक है? और 10 मेंबर्स ऐड थे गजेंद्र के अकाउंट में, और जैसे ही मैंने निशांत का मिरर अकाउंट बनाया, उस पे पासवर्ड वासवर्ड जो भी था XYZ करने के बाद सब कुछ डाल दिया, ओके कर दिया। अब ओपन करके देखा कि निशांत मेंबर ऑफ में 0 पड़ा हुआ है, और मेंबर ऑफ में जो है गजेंद्र के अकाउंट में 10 ग्रुप ऐड हैं और निशांत के में 0 है, तो निशांत को परमिशंस मिलेंगी सेम इक्वल टू गजेंद्र? नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो मिलेगी ही नहीं, परमिशन तो मिलेंगी नहीं, वो किसी वजह से नहीं आई एक्सेस, मतलब ग्रुप्स किसी वजह से नहीं दिखे, बट हाँ, अब अगर मैं 10 के 10 ग्रुप फिर से निशांत के अकाउंट में ऐड कर देता हूं तो निशांत को परमिशन मिल जाएगी, करेक्ट? तो यहाँ पर जो परमिशन हम डिसाइड कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं मेंबर ऑफ की वजह से, कि मेंबर ऑफ में कौन कौन से ग्रुप ऐड हैं, करेक्ट? ये यस। चीज क्लियर है ना? तो यहाँ पर यस। जो आपकी जो एक्सेस मैनेज कर रहा है वो आपकी मैनेज कौन करता है? ग्रुप्स, करेक्ट? क्यों ना हम ऐसा करें कि आईटी टीम में मैंने फिर निशांत और गजेंद्र के मैनेजर को बोला कि भाई एक काम बताओ, तुम्हारे में कितने टाइप के रोल वाले लोग आते हैं, ठीक है? उसने बोला कि मेरी टीम में 4 टाइप के लोग आते हैं, एक लिनक्स पे काम करते हैं, उनको ये परमिशन होनी चाहिए, वो L3 है, ठीक है, और उनके लिए ये ग्रुप है, उसने 3 ग्रुप बताए। फिर बताया L2 के लिए उसने 2 ग्रुप बताए, फिर L1 के लिए उसने एक ग्रुप बताया, ठीक है? मैंने क्या किया, जो यहाँ पर मैंने फिर इंटाइटलमेंट किया, इंटाइटलमेंट में मैंने E1 लिखा, E3 लिखा L3 वाले के लिए, E2 लिखा L2 वाले के लिए, और E1 लिखा L1 के लिए, और जो ग्रुप उसने बताए थे वो ग्रुप मैंने इंटाइटल 1 2 3 में डाल दिए। वैसे ही मैंने ईडी के लिए भी किया, वैसे ही मैंने दूसरी टीम के पास भी पहुंचा, तो मैंने इंटाइटलमेंट बना दिया, ठीक है?
इंटाइटलमेंट बना दिया। अब अगर कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा, मान लो एक L2 आया, तो उसको कौन सा मिला? लिनक्स टीम का L2 था, उसको E2 वाली टीम, E2 वाला जो ग्रुप मैंने बनाया था इंटाइटलमेंट टू लिनक्स वाला, उसमें मैंने उसको बोला भाई तू ये ग्रुप ज्वाइन कर ले। वो रिक्वेस्ट भेजेगा ग्रुप के ज्वाइन करने के लिए। अप्रूवल कौन करेगा? मैनेजर अप्रूवल करेगा। तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। जैसे ही वो माई एप्स या माई एप्लीकेशन, जैसे ही वो मेल पे लॉगिन करेगा, मेल तो बाय बाय डिफॉल्ट सभी का बनता है, उसमें कोई परमिशन लेने की वाली बात है नहीं। जैसे ही मेल उसकी कॉन्फ़िगर हुई, उसके पास मेल कॉन्फ़िगर होने के बाद मेल पे ही ईमेल आ गया, नोटिफाई आ गया कि माई एप्स पे लॉगिन करो और ये स्टेप फॉलो करो और अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर लो। अब जैसे ही उसने रिक्वेस्ट सेंड, उसको क्या होगा कि लिनक्स टीम में ज्वाइन किया है या वो मेरे को नहीं पता, बट हाँ वो अपने कलीग से किसी से पूछ सकता है कि कौन सी परमिशन चाहिए। तो उसके कलीग ने बताया कि तुम्हें लिनक्स E2 की परमिशन चाहिए। ठीक है, पहला ये तरीका है। या फिर अगर वो लिनक्स टीम को या जो भी नोटिफिकेशन सेट कर रहा है, अगर उसको पता है तो वो उसको डायरेक्टली भी भेज सकता है। बट उसने रिक्वेस्ट की लिनक्स टीम, या फिर मैंने सारे के सारे इंटाइटलमेंट उसको दिख रहे हैं, उसके बगल में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये इंटाइटलमेंट इस ग्रुप के लिए है, ये इस वाली टीम के लिए है, ये इस वाली टीम के लिए है। तो वो उस हिसाब से रिक्वेस्ट भेज सकता है। उसको पता चला हाँ मैं लिनक्स 2 के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ, उसने रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट को अप्रूव कौन करेगा? उसका मैनेजर। ये पूरा प्री डिफाइन है। उसका मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, और एक रिक्वेस्ट जाएगी IT के पास में। मतलब IT को सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ इस मैनेजर ने अप्रूव किया, नहीं किया, क्या चल रहा है प्रोसेस, काइंड ऑफ मॉनिटरिंग के लिए। तो यहाँ पर हम इंटाइटलमेंट में यही करते हैं कि हमने प्री डिफाइन कर दिए हैं मैनेजमेंट को कि ये टीम है, इसके लिए ये ग्रुप्स बन गए, ग्रुप्स का बंच ये इसके लिए है, ये दूसरी टीम के लिए ग्रुप्स ऑफ बंच है, ये तीसरी टीम के लिए ग्रुप ऑफ बंच है। जिसके लिए वो रिक्वेस्ट भेजेगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी अप्रूवल के पास। अप्रूवल के लिए अप्रूवल कौन देगा? उसका मैनेजर देगा। और रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड हुई तो उसको परमिशन अपने आप मिल जाएगी। अपने आप परमिशन क्यों मिल जाएगी? क्योंकि वो जो इंटाइटलमेंट है वो उसको मेंबर ऑफ बना देगा उन ग्रुप्स का, जो ग्रुप्स हम पहले मैनुअली ऐड करते थे। ठीक है, मिरर अकाउंट बनाते थे। समझ में आया? यस। देखो अब फिर से बताता हूँ इसका, शुरुआत से बताता हूँ, अभी कंफ्यूजन होगा। जस्ट सपोज मान लो, अब हम इसमें इंटाइटलमेंट में हम ऑन प्रेमाइस AD को पहले हटाते हैं साइड से, सिर्फ एजोर के एनवायरनमेंट को समझते हैं या इंट्रा ID के एनवायरनमेंट में। इंट्रा ID में तुम एक कंपनी को ज्वाइन करने गए, उस कंपनी में सबसे पहले तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हुआ। तुम्हारा अकाउंट क्रिएट होने के बाद तुम्हारे पास मैसेज आ गया कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस ये है और क्रेडेंशियल्स आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, मैंने कोई परमिशन नहीं दी, सिर्फ तुम्हारा अकाउंट बनाया। तुम्हारा अकाउंट बनाने के बाद तुम्हें एक लाइसेंस असाइन कर दिया, जो भी लाइसेंस कंपनी की पॉलिसी है, लाइसेंस वो तुम्हें असाइन हो गया। और तुम्हारे को मैसेज आ गया कि तुम्हारा ये अकाउंट क्रिएट हुआ है और ये पासवर्ड है, लॉगिन कर लो। या पासवर्ड भी नहीं आया, तुम्हारा सिर्फ ईमेल एड्रेस आया, पासवर्ड तुम खुद से ही जनरेट कर लो। तो तुमने क्या किया? पासवर्ड अगर आ गया तो तुमने लॉगिन किया। जैसे ही लॉगिन करने जाओगे, ये पूरा मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन किया तुम्हारे को पॉपअप आएगा कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करने के लिए तुमने फोन से स्कैन किया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर हो गया। कॉन्फ़िगर होने के बाद तुमने मेल खोली, मेल के लिए आउटलुक पे लॉगिन किया, उस पे भी मेल भी चलने लगी। अब जब मेल चलने लगी तो तुम्हें मेल पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आ गया कि अपनी परमिशंस कॉन्फ़िगर करने के लिए वहां पे लिंक दिया हुआ है app.microsoft.com। उस पर तुमने क्लिक किया तो वो SSO से कॉन्फ़िगर है, वो अपने आप खुल जाएगा। जैसे ही वो खुला अपने आप SSO के थ्रू, तो तुमने देखा वहां पर एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ये स्टेप्स हैं, या मेल पे भी स्टेप्स लिखे हो सकते हैं। तुमने उसको सर्च किया, इंटाइटल मैनेजमेंट को, तुमने रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजी, इसमें
ऐप के थ्रू भी भेज सकते हो और एजोर पोर्टल के थ्रू भी भेज सकते हो, मतलब मल्टीपल वेज हैं इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अब तुमने वहाँ पे सेलेक्ट किया कि हाँ मैं लिनक्स टीम में L2 ज्वाइन कर रहा हूँ, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन का नाम लिखा हुआ है साइड में, तुमने पढ़ा कि हाँ ये मेरे लिए सही है। जैसे ही तुमने उस पर रिक्वेस्ट भेजी उस ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए, वो रिक्वेस्ट गई तुम्हारे जो भी लिनक्स का मैनेजर था उसके पास गई, उसने अप्रूव किया, तुम्हारे जो यूजर अकाउंट क्रिएट हुआ था एडी में उसको तुरंत मेंबरशिप मिल गई, अपने आप मिल गई, कोई नहीं देगा, वो अपने आप मिल गई। किसकी मिल गई? इंटाइटलमेंट 2 के मेंबर्स की। ठीक है। यस। तो गजेंद्र जी आपको क्लियर हुआ? उपेंद्र हाँ सर, हाँ सर। कोई क्वेश्चन पूछ लेना यार, ये मतलब ऐसा ना लगे कि मैं ही बोल रहा नहीं हूँ, सर, क्लियर हुआ सर। आप लोग भी बोल सकते हो। हम्म, तो लाइफ साइकिल हमारे अभी हम्म सेम प्रोसेस होता है, टिकट रेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो उनको हम्म। मिल जाता है एक्सेस। हाँ हाँ, देखो इंटाइटलमेंट को तुम कोई जरूरी नहीं है कि एजोर के थ्रू कॉन्फ़िगर करो, तुम और भी बहुत सारे एपीआई आते हैं, ठीक है, उनके थ्रू भी एक्सेस कर सकते टूल हो। भी होते हैं, एक है हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑर्केस्ट्रा ऐसे करके कुछ टूल है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रेशन। नहीं। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ टूल है, उसके थ्रू यहाँ मिल जाता है। वही मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है तुम्हारा इंटरनल कोई टूल हो, इंटरनल वेबसाइट हो, तुम उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। हम्म, ठीक है, वो तो सारा प्रोग्रामिंग का खेल है, वो तुम कहीं से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट को, बट बैकग्राउंड में आपका होगा क्या? आपका होना एडी होना होगा। ठीक है, हम्म, बैकग्राउंड में तो परमिशन दोगे किसको? आप यूजर को ही तो दे रहे हो, यस। और यूजर कहाँ पे है? एडी में। एडी में। चाहे वो इंट्रा आईडी हो या ऑन प्रोमाइस आईडी हो, किसी में भी जाके परमिशन मिलेगी उसको। बट ये जो इंटाइटल मैनेजमेंट है ये ऑन प्रोमाइस के लिए नहीं है, ये हमारा इंट्रा आईडी के लिए है। ठीक है, बट एनी हाउ जो आपका यूजर है वो सिंक है ऑन प्रोमाइस से और इंट्रा आईडी में, हाइब्रिड अगर इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो हाइब्रिड इन्वायरमेंट में यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी परमिशन किसके थ्रू आ रही है। उसके बाद आता है पिम। तो यही हमारा लाइफ साइकिल वर्क फ्लो है, और इसके बाद आता है पिम। नहीं, लाइफ साइकिल आपने नहीं बताया। नहीं, यही लाइफ साइकिल वर्क फ्लो अच्छा, इसी वही है। तरीके से यही है जो मैंने पूरा बताया शुरुआत से लेके अच्छा, लास्ट अच्छा, तक। अच्छा। ठीक है, आप उसके मतलब लाइफ साइकिल फ्लो में आप शुरुआत से जो मैंने बताया कि अकाउंट क्रिएट होगा वहां से लेके लास्ट तक उसके गवर्नेंस को पूरा आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मल्टी ओके। फैक्टर कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बट ये गवर्नेंस का पार्ट है, आप उसके थ्रू आप उसको मैनेज कर सकते हो कि उसकी परमिशंस, एक्सेस, रिव्यू, मैनेजमेंट सब कुछ कर सकते हो। पिम कोई बताएगा? सर प्रिविलेज एक्सेस के लिए होता है ना सर, ये तो जैसे हाँ, एग्जाम्पल से बताओ। जैसे हमें एडी का ही कार्ड रिमोट लेना है, तो हम टीम पोर्टल के थ्रू एक्सेस करते हैं, ना कि डायरेक्ट आरडीपी, जैसे एक टूल आता है एयरकॉन का। पिम तो जनरली क्लाउड में यूज करते हैं। पिम पिम एक्चुअली प्रिविलेज सर ये आइडेंटिटी 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 का है मैनेजमेंट। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट। कुछ टास्क करने के लिए अगर आपको कुछ पर्टिकुलर परमिशन की जरूरत है, अगर या कुछ ग्लोबल अकाउंट समझो, तो उसका कुछ 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए जो परमिशन असाइन की जाती है, ये जो प्रोसेस होती है ये पीम के, इसको बोलते हैं पीम, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट, जो टिकट रेस करते हैं हम एक्सेस के लिए। एग्जाम्पल से बताना आप।
सपोज डेट मेरे पास ग्लोबल रीडर परमिशन है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। जब हम इसको इनेबल करेंगे पिम को, तो वो मुझे दिखेगा। या कोई यूजर मैनेजमेंट है, मतलब क्लाउड पे हमें वो परमानेंट नहीं दिया गया है। जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे, इसे बोलते हैं पिम, तब हमें वो काम कर पाएंगे, जैसे यूजर क्रिएशन वगैरह जो भी है, या ग्रुप एडिशन वगैरह क्लाउड पे। ओके। तो पिम होता क्या है कि जो तुमने बताया वो थोड़ा ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आप लोग बता रहे हो, बट एग्जैक्टली पिम होता क्या है कि मतलब सबसे पहले ये सोचो कि देखो, तुम्हारा अगर अच्छे से इसको सीखना है मतलब कोई भी चीज, तो सबसे पहले ये देखो कि आप लोग को बैकग्राउंड, मतलब पहला आपका बैकग्राउंड है ऑन प्रेमाइस एडी में। मैंने एक बार और भी बोला था कि अगर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी में कोई फीचर लेके आ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑन प्रेमाइस एडी में नहीं होगा, तभी वो लेके आ रहा है। यस। और ऑन प्रेमाइस एडी आप उतना कैपेबल नहीं होगा उस फीचर को, या माइक्रोसॉफ्ट उसमें करना नहीं चाहता, ठीक है, तो इसलिए वो आ रहा है फीचर, क्योंकि वो फीचर है ही नहीं। तो प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट भी एक ऐसे ही फीचर है। तो यहाँ पर अगर जस्ट सपोज मान लो मैं ऑन प्रेमाइस एडी में निशांत गजेंद्र और उपेंद्र को डोमेन एडमिन की एक्सेस दे दूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस टाइप के ग्रुप में ऐड करना पड़ेगा, डेलीगेशन कुछ एक्सेस देना पड़ेगा। हम्म। बताओ आप, कोई तो बताएं। बताओ भाई। जस्ट सपोज मान लो मैंने डोमेन एडमिन, मतलब ये तो यार मैं बिलीव कर रहा था आप लोग बताओगे कि डोमेन एडमिन अगर मेरे को निशांत को बनाना है या आप में से किसी को बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सर डोमेन एडमिन का जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में सर ऐड कर देंगे। हाँ, बस सिंपल। तो वही तो मैं भी बता रहा था अच्छा, आपने कि बताया या था तो मेरे कोई, को। मैं बताया था कि या तो कोई डेलीगेशन ग्रुप हो, इस तरह से डेलीगेट करते हैं, या तो कोई अच्छा, ग्रुप हो। चलो मैंने डोमेन एडमिन ग्रुप्स में इन तीनों लोगों को ऐड कर दिया। अब हम्म, ऐड कर दिया तो ऐड है निशांत, और आप लोग कितने घंटे की शिफ्ट कर रहे हो? 8 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो। और डोमेन एडमिन जो आपको रिक्वायर है, हाँ, वो रिक्वायर है जब डोमेन एक्टिविटी होगी, करेक्ट, जी, डोमेन यस। एडमिन लाइक एक्टिविटी होगी, तभी रिक्वायर है। आप 24 घंटे तो डोमेन एडमिन एक्टिविटी तो आप करते नहीं हो, करेक्ट। यस करेक्ट सर। तो ये जो आपको प्रिविलेज मिली है, ये जो प्रिविलेज है, अननेसेसरी प्रिविलेज आपको मिली है, जिसका कोई यूज नहीं है। अब इस प्रिविलेज जो आपको मिली हुई है, उससे रिस्क ज्यादा है। रिस्क क्या रिस्क है? क्योंकि जो आपका अकाउंट है, जिसको परमिशन मिली है, उसका कोई ना कोई यूजर होगा और उसका कोई ना कोई क्रेडेंशियल होगा, करेक्ट। यस, यस। आप यूजर है, क्रेडेंशियल बना है, तो इसका मतलब है उसके लीक होने के भी चांसेस हैं, कंप्रोमाइज होने के चांसेस हैं, लीक होने के चांसेस हैं। और ये जो क्रेडेंशियल लीक होंगे, ये आपके हाई प्रिविलेज क्रेडेंशियल्स हैं। मतलब आप सोचो, अगर डोमेन एडमिन का पासवर्ड किसी को मिल जाता है, तो वो क्या कर सकता है? सब कुछ, सभी कुछ कर सकता है ना फिर। यस सर। तो इस ये एक रिस्क हुआ ना, कि आपको काम भी नहीं करना है वो डोमेन पे, एक्टिविटी भी नहीं करनी, और परमिशन भी आपके पास 24/7। अगर आप छुट्टी पे भी हो तब भी आपके पास परमिशन है। छुट्टी पे अगर आपका कोई अकाउंट
यूज कर ले, ठीक है, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। करेक्ट। यस हम्म, करेक्ट। आपको तो पता नहीं चलेगा, आपको आप बाद में आप तो यही बोलोगे यार मैं तो छुट्टी पे था, ठीक है। तो और आप भी अगर ये छुट्टी पे हो, यूज कर रहे हो, तो कंपनी को नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब वो इवेंट के थ्रू ढूंढेंगे कौन लॉग इन किया है, मतलब ये एक हेडक है। तो इस सारी यस चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या आया है, पिम, प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। मतलब प्रिविलेज, यहाँ पर प्रिविलेज वर्ड का मतलब समझ गए आप, क्या है प्रिविलेज वर्ड का मतलब? अब सर यहाँ पे मतलब जितने टाइम के लिए चाहिए उतने टाइम के लिए ही साइन कर सकते हाँ, हैं। वो तो इसका इसका फीचर है, बट पहले हम इसको समझते हैं। पी का मतलब क्या हुआ? पी पी का का मतलब है मतलब प्रिविलेज। प्रिविलेज। प्रिविलेज का हायर मतलब क्या एक्सेस। हुआ? प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? प्रिविलेज का मतलब उसके पास सर डोमेन की राइट्स है या एंटरप्राइज एडमिन की राइट्स है, वो कुछ भी चेंज कर सकता है। हाँ, मतलब जो पावरफुल आपके अकाउंट हैं या ग्रुप्स हैं, उनकी उनकी परमिशन होना प्रिविलेज हो गया। अब वो प्रिविलेज में कंपनी के ऊपर डिसाइड करता है, जैसे ये तो प्रिविलेज है ही, डोमेन एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन, ग्लोबल एडमिन, अगर हम इंट्रा आईडी की बात करें, ठीक है। और भी अकाउंट और भी ग्रुप्स प्रिविलेज होते हैं, ठीक है। जो जस्ट लाइक सिक्योरिटी एडमिन मान लो, हमने मान लिया, जैसे मैंने सिक्योरिटी एडमिन को भी ऐड कर दिया प्रिविलेज ग्रुप में, तो वो डिपेंड करता है। जो कुछ है वो हमें पता है, बट कुछ ऐसे भी है जो आप अपने हिसाब से उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिविलेज अकाउंट वही अकाउंट हो गए जिनके पास कुछ ना कुछ राइट्स हैं, जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं अपने राइट्स को यूज करके, और वो एक्टिविटी मेजर होंगी, तो उनको हम प्रिविलेज अकाउंट मानते हैं। और प्रिविलेज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब उनका अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लो प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। अब ग्रुप्स वो किसी ना किसी आइडेंटिटी पे असाइन होंगे, आइडेंटिटी के थ्रू मैनेज किया जाए। या डोमेन एडमिन है, डोमेन एडमिन के राइट्स अगर आप लेना चाहते हो, तो आप वो किसी ना किसी अकाउंट पे असाइन करोगे वो राइट्स, करेक्ट। समझ में आया इतना? यस। हाँ, तो यहाँ पर आइडेंटिटी का मतलब वो वाली आइडेंटिटी है, उसको मैनेज करने के लिए प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब इसका फुल फुल फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर और होता क्या है कि हम यहाँ पर ये डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले कि कौन कौन से अकाउंट हमारे यहाँ पर प्रिविलेज हैं, या कौन कौन से हमारे रोल्स प्रिविलेज हैं। जैसे डोमेन एडमिन एक रोल है, ठीक है। तो अब ये रोल हमारा प्रिविलेज है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। अब इस रोल की परमिशन निशांत को चाहिए, पर निशांत क्या इसको 24/7 यूज करेगा? नहीं, ठीक है। निशांत इसको कब यूज करेगा? जब निशांत को जरूरत होगी। मैंने क्या किया, निशांत का अकाउंट डाला पिम में, और डोमेन एडमिन का रोल डाला पिम में, और उसके साथ में डाला अप्रूवल, ठीक है। अप्रूवल जो भी निशांत का मैनेजर, उसके पास अप्रूवल जाएगा। जब निशांत वहां पे ये भी डाला कि निशांत ये रोल तब यूज करेगा जब इसके पास कोई टिकट नंबर होगा, या चेंज नंबर होगा, या जस्टिफिकेशन होगा प्रॉपर, तब ये निशांत इसको यूज करेगा। अब निशांत का जो यूजर है अभी, उसके पास कोई राइट्स नहीं है, नॉर्मल यूजर है। अब निशांत को करना है डोमेन अपग्रेड। अब डोमेन अपग्रेड करने के लिए निशांत क्या करेगा, रिक्वेस्ट रेस करेगा अपने पिम के थ्रू, पिम पोर्टल के थ्रू रिक्वेस्ट रेस करेगा कि मेरे को डोमेन एडमिन रिक्वेस्ट, डोमेन एडमिन रोल चाहिए टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। चेंज नंबर डाला, जस्टिफिकेशन लिखा, वो रिक्वेस्ट जाएगी। जो भी निशान का मैनेजर होगा या आर्किटेक्ट होगा, या फिर कोई भी XYZ, कोई भी आप उसमें डाल सकते हो, 2-3 लोग भी के पास जा सकती है। तो वहां पर जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, और वो रिक्वेस्ट
में आपको टाइम लिखना पड़ेगा, किस टाइम से लेके किस टाइम तक मैं ये चेंज परफॉर्म कर लूंगा, या चेंज विंडो होगी आपके पास। ठीक है, मान लो 8 घंटे की चेंज विंडो है, तो आपने 8 घंटे के लिए डाल दिया। ठीक है, तो जिसके पास जाई गई है वो अप्रूवल देखेगा कि हाँ 8 घंटे का चेंज है, तो 8 घंटे की परमिशन मिलेगी निशांत को, उसके बाद तो जरूरत है ही नहीं। तो उसने ओके किया, अलाउ कर दिया। जैसे ही ओके किया, अलाउ किया, निशांत के अकाउंट में डोमेन एडमिन तुरंत ऐड हो जाएगा और क्लॉक चालू हो जाएगा। जब तक वो विंडो ओपन है, मतलब जब तक वो विंडो चल रही है, तब तक निशांत के पास परमिशन है। जैसे ही वो विंडो खत्म हुई, निशांत की परमिशन हट जाएगी, निशांत का अकाउंट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये विंडो मैंने बताया जिस टाइम से जिस टाइम को, उसको जस्ट इन टाइम बोलते हैं यहाँ पर, इस कंसेप्ट को। ठीक है, जस्ट इन टाइम का मतलब जिस टाइम के लिए आपको रिक्वायर है उसी टाइम के लिए आपको परमिशन मिलेगी, वरना वो हट जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा, पहले कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, समझ में आया। यस। तो इससे फायदा क्या हुआ? इसे सर ये फायदा फायदा हुआ कि कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी नहीं हो सकती है, सिक्योर रहेगा इस तरीके से। मिसयूज नहीं होगा इसका, जितना देर के सिक्योरिटी लिए एक्सेस एनहेंस चाहिए होगी। वही करेंगे। सिक्योरिटी एनहांस। हम्म। तो इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जो सपोज मान लो निशांत का अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, अगर इन केस निशांत का अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाता है तो क्या होगा? वो तो निशांत का अकाउंट तो नॉर्मल अकाउंट है। निशांत का अकाउंट तो डोमेन एडमिन तब बनेगा जब निशांत रिक्वेस्ट रेज करेगा डोमेन एडमिन के लिए। करेक्ट? करेक्ट। यस। अगर निशांत का अकाउंट लीक भी हो गया, पासवर्ड लीक भी हो गया, तो वो हमारे इन्वायरमेंट को इतना हार्मफुल नहीं हो सकता, या फिर इतना डैमेज नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब अगर उसको डोमेन एडमिन की रिक्वेस्ट रेज करनी है, तो उसके पास प्रॉपर चेंज होना चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और सीधी सी बात है, जब आप अगर कोई चेंज करने जाते हो या कुछ भी करने जाते हो, तो अपने मैनेजर को इन्फॉर्म करते हो, या जिससे भी आप अप्रूवल लेने जा रहे हो उसको पता पहले से ही होता है कि इस टाइम पे ये रिक्वेस्ट आएगी और मैं अप्रूव करूंगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। करेक्ट? यस। तो यहाँ पर ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है। आप जस्टिफिकेशन, टिकट नंबर, बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई इसमें, मतलब एक दो एक्टिविटी नहीं, मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। तो वो अगर आपकी फुलफिल नहीं होंगी तो आप अप्रूव ही नहीं करोगे, मतलब आपका मैनेजर अप्रूव नहीं करेगा। जस्ट सपोज मैनेजर भी के क्रेडेंशियल लीक हो जाते हैं। ठीक है, एक ही हैकर के पास दोनों अकाउंट हैं, बट उसके लिए भी उसको क्या चाहिए, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जस्टिफिकेशन आपने कंडीशन लगा दी है, बिना टिकट नंबर डाले ये रिक्वेस्ट आगे नहीं बढ़ेगी, ये भी आप कंडीशन डाल सकते हो। ठीक है, तो वो भी मतलब एक पैटर्न है। या फिर आप इसमें फर्स्ट लेयर आपका मैनेजर हो गया, सेकंड लेयर आप उससे अपर कस्टमर साइड का किसी का डाल सकते हो कि पहला आपका मैनेजर अप्रूव करेगा, सेकंड लेयर पे आपका कस्टमर अप्रूव करेगा। तो इससे क्या हुआ, एक लेयर और प्रोटेक्शन की बढ़ गई। ठीक है, अब आप कस्टमर को जस्टिफिकेशन दोगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि हाँ आप अप्रूव कर देना, देन वो अप्रूव करेगा, तो आप निशांत को परमिशन मिलेगी। तो इस लेयर की जो सिक्योरिटी इनहेंस हुई है उसको हैकर के लिए ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। समझे मेरी बात? यस सर। तो यहाँ पर जो हमने सिक्योरिटी को इनहेंस किया है ना, वो एक अलग लेवल की सिक्योरिटी हो गई कि अगर आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज भी हो जाता है XYZ मल्टी फैक्टर लगाने के बाद, कंडीशनल एक्सेस लगाने के बाद, और SSO होने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर सिक्योरिटी के टर्म्स में देखो, अगर जितने भी मैंने बताए, SSO, मल्टी फैक्टर, ठीक है, कंडीशनल एक्सेस, एक्सेस रिव्यू, इंटाइटलमेंट और पिम, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये सर सारे के सारे यूजर की जो आइडेंटिटी है ये सिक्योर कर रहे हैं। यूजर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
करेक्ट। एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करा रहे हैं यूजर को, क्योंकि अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, आपकी आइडेंटिटी, चाहे वो आपकी हो या यूजर की हो या किसी की भी आइडेंटिटी हो। करेक्ट। करेक्ट सर। और अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है आइडेंटिटी। अभी जो करंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी आइडेंटिटी, ना कि उसकी फायरवॉल। कोविड से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? फायरवॉल। कि अगर आपकी फायरवॉल पे अटैक हुआ है, मतलब पहले क्या होता था, जैसे वॉर होती थी, याद है, राजा महाराजा होते थे, इंडिया में भी बहुत सारे राजा महाराजा हैं, वो क्या करते थे, अपने किले में जाके अंदर बैठ जाते थे। अब फायरवॉल के लिए उन्होंने क्या लगा रखा था? बाउंड्री बना रखी, किले के चारों तरफ पानी भरवा दिया, बाउंड्री बनवा दी, मगरमच्छ छोड़ दिया। ठीक है, वो जो बाउंड्री होती थी, जो दरवाजे होते थे किले के अंदर घुसने के लिए, वो थी फायरवॉल। ठीक है, एक बार आपने दरवाजा तोड़ दिया तो आप अंदर घुस सकते हो। तो यही होता था पहले, कोविड से पहले, कि आपकी जो फायरवॉल होती थी, जिससे ट्रैफिक अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, एक ऑन प्रोमाइस नेटवर्क का ट्रैफिक अंदर भी जा रहा है और बाहर भी आ रहा है, तो वो आपका एक दरवाजा होती थी फायरवॉल, कि अगर उससे वही लोग अंदर जा सकते हैं जो ऑथेंटिकेटेड ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक रिक्वायर है वही जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम। अब लेकिन वो सिनेरियो बचा नहीं है, अब तो राजा, ना राजा बचे हैं, ना ही वो बाउंड्री बची है। अब लोग, अब जो अंदर के यूजर थे, वो अब अंदर तो काम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाके काम कर रहे हैं, हर जगह जा जाके काम कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिड एनवायरनमेंट हो गया है, हर जगह जा जाके काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फायरवॉल की उतनी वैल्यू तो बची नहीं है। ठीक है, और अगर किसी हैकर ने आपके यूजर आइडेंटिटी को हैक कर लिया, जो कि मान लो वो घर से काम कर रहा है, मतलब उस किले से बाहर काम कर रहा है, ठीक है, ऑन प्रोमाइस नेटवर्क से बाहर जाके काम कर रहा है। अब अगर उसकी आइडेंटिटी को हैक कर लिया और वो यूजर फिर ऑफिस के अंदर आता है, किले के अंदर आके बैठता है, तो अब वो हैकर क्या कर सकता है? उस आइडेंटिटी को यूज करके लेटरल मूवमेंट कर सकता है। लेटरल मूवमेंट का मतलब होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जंप करना। ठीक है, मतलब अब मान लो एक से, अब देखो इसका एग्जांपल ऐसे बताएं जैसे कोई वायरस है, आपको पता है किले के बाहर वायरस है, किले के अंदर वायरस नहीं है। अब बाहर वाला वायरस अंदर तब आएगा जब अंदर वाला कोई बंदा बाहर जाएगा। करेक्ट। बाहर पहुंचा, उसको वायरस इन्फेक्ट हुआ, फिर वो अंदर आया, अंदर उसने सबको फैला दिया। तो इस तरीके का सिनेरियो होता था पहले। अब लेकिन क्या है कि अब आपका यूजर भी बाहर जा सकता है, अंदर भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कहीं से भी कोई काम कर सकता है, एनीवेयर। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोटेक्ट करना आइडेंटिटी को। इसलिए कंपनी सबसे ज्यादा जो पैसा खर्चा कर रही हैं, वो हमारी आइडेंटिटी पे खर्चा कर रही हैं, कि आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए ही एप्लीकेशन प्रॉक्सी जैसे कंसेप्ट आए, जी स्केलर, पालो अल्टो, इन्होंने फायरवॉल से हटके अब आइडेंटिटी पे वो भी पैसा लगा रही हैं। जो भी एप्लीकेशन बना रही हैं वो लोग आइडेंटिटी पे ही बना रही हैं। जैसे तुम्हारा फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, दोनों के ही कंसेप्ट में अगर आप देखो तो आइडेंटिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक जो जनरेट कर रही है, अब मान लो गूगल एक्सेस करना है या फेसबुक एक्सेस करना है, वो किसको एक्सेस करना है? फाइनली देखा जाए तो वो तो आइडेंटिटी को ही एक्सेस करना है। करेक्ट। कोई ना कोई यूजर ही एक्सेस कर रहा होगा ना। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस, आ रही आ रही। हाँ, तो अब आइडेंटिटी में अगर आपको अच्छे से और घुसना है, मतलब और अच्छे से अपने कैरियर को और सैलरी वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज अगर और इनहेंस करना है, तो आप आइडेंटिटी को सिक्योर करना सीखो, मतलब काइंड ऑफ सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखो, कि हम आइडेंटिटी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और ठीक है,
तो अभी जो इन्वायरमेंट है वो ये वाला नहीं रहा कि हाँ आपकी आइडेंटिटी बन गई है, अब आपको आइडेंटिटी को आपको काइंड ऑफ सिक्योरिटी की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत। वो थोड़ी बहुत तो वैसे माइक्रोसॉफ्ट खुद ही देगा, क्योंकि अब आइडेंटिटी पार्ट ऑफ उसका नहीं बची है इंफ्रा का, आइडेंटिटी पार्ट ऑफ सिक्योरिटी हो गई है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी सर्टिफिकेशन करने जाओगे तो उसमें आइडेंटिटी अब इंफ्रा के पार्ट में नहीं आती, अब सिक्योरिटी के पार्ट में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पिम है और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, कंडीशनल एक्सेस है, ये कौन मैनेज करता है? सिक्योरिटी टीम मैनेज करती है अब इन सारी चीजों को। तो आपको भी, आपके लिए भी प्लस पॉइंट यही है कि अगर आप इस वाले सिनेरियो में जा रहे हो तो आप थोड़ा अपने आप को उस लेवल पे ही ले जाओ कि आप थोड़ा मतलब आइडेंटिटी को मैनेज करना नहीं, आइडेंटिटी को सिक्योर करना आपका काम है। मैनेज करने में कोई पैसा नहीं बचा है, सिक्योर करने में ज्यादा पैसा है। सिक्योर का मतलब ये हो गया कि आप लॉग एनालिसिस करो कि हाँ इसका जो लॉगिन हो रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है, उसको लॉग्स को डिटेल में पढ़ो कि मल्टी फैक्टर कहाँ से हो रहा है उसका एक्सेस। ठीक है, आप धीमे धीमे इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपका दिमाग खुद ही आपको उस लेवल पे ले जाएगा कि आप लॉग्स को देख के ही समझ जाओगे कि ये लॉग्स वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ओके। यस सर। तो इतना समझ में आ गया ना? कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। हम्म। तो उसके बाद हमारा आता है इंट्रा परमिशन मैनेजमेंट। ये हम मल्टी क्लाउड, अगर आपके पास इन्वायरमेंट है तब आप इसको यूज कर सकते हो। मल्टी क्लाउड का मतलब ये होगा कि जस्ट सपोज मान लो आपके पास AWS है या और कोई गूगल हो गया, तो आप इनको यूज कर सकते हो फॉर एक्सेस। मान लो किसी यूजर को एक्सेस चाहिए कि GCP पे उसका कोई सर्वर चल रहा है, और तब आप इसको यूज कर सकते हो मल्टी क्लाउड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो लेकिन जो नीचे वाले अभी हैं पार्ट, इनको हम थोड़ा बाद में कवर करते हैं, क्योंकि ये मल्टी क्लाउड वेरीफाई आइडेंटिटी और वर्कलोड आइडेंटिटी और इंटरनेट प्राइवेट एक्सेस। ठीक है, उससे पहले हम इन दोनों टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, फिर इन पे आएंगे इन दोनों को, क्योंकि ये हमारे कोर इंट्रा आईडी के पार्ट है। अब यहाँ पर एज अ आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो लाइसेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो लाइसेंस में क्या होता है? लाइसेंस में कॉस्ट आती है, करेक्ट? करेक्ट सर, करेक्ट। तो लाइसेंस आपको पता होना चाहिए, और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जस्ट सपोज मान लो पिम, इंटरव्यू में आता है कि P1 लाइसेंस है हमारे पास, तो क्या हम पिम यूज कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी है। जैसे P1 लाइसेंस में हमारे पास क्या क्या एक्सेस मिलती हैं हमें, वो आप याद कर लो। मतलब ये इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, बस याद करने वाला है कि इसमें ये मिलता है। और P2 लाइसेंस में मोस्टली जो सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छा P2 लाइसेंस है। सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड जैसे एक्सेस रिव्यू हो गया, पिम हो गया, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन हो गया, एप्लीकेशन प्रॉक्सी हो गया, डायनेमिक ग्रुप्स हो गए, और कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी, ये सारा आपको P2 के लिए मिल जाता है। अब गवर्नेंस के लिए अगर आप जाते हो, गवर्नेंस के लिए इंटाइटल मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल वर्कफ्लो, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा P1 और P2 पे ही जनरली पूछा जाएगा। गवर्नेंस के लिए सिंपल है कि गवर्नेंस वाला इनेबल हो जाएगा, इंटाइटल मैनेजमेंट जो मैंने बताया गवर्नेंस का पार्ट है, और लाइफ साइकिल वर्कफ्लो और एक्सेस रिव्यू ये आपका सिक्योरिटी का पार्ट है, बट ये गवर्नेंस में भी आता है। ठीक है,
पिम भी हमारा सिक्योरिटी का पार्ट है, तो मोस्टली सिक्योरिटी के पार्ट हमारे P2 लाइसेंस में कवर होते हैं। ओके सर। डिफॉल्ट में 10 ऐप्स कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की भी लिमिट है। ठीक है, ये क्लियर है ना? यस इसका सर, क्लियर। ये मैं इसको भेज भी दूंगा हम लोगों को, ताकि ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। इसको बस खाली यही पता होना चाहिए आपको कि फीचर्स किसमें कितने मिलते हैं, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि P2 लाइसेंस में सब कुछ मिल जाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है, अब आते हैं इसके आर्किटेक्चर पे। अब इंट्रा आईडी और एक्टिव डायरेक्टरी दोनों मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की बात तब की जा रही है क्योंकि आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी को पे नॉलेज है, काम किया है। वरना इंट्रा आईडी अगर मैं स्टैंड अलोन यूज करूं तो क्या इंट्रा आईडी काम करेगी? मान लो किसी कंपनी के पास ऑन प्रेमाइस ईडी नहीं है, सिर्फ उनके पास इंट्रा आईडी है, तो वो क्या काम कर लेगी अकेले? सर कर सकती है। हम्म, ठीक है, कर सकती है, कोई इशू नहीं आएगा। और इंट्रा आईडी और हाइब्रिड एनवायरनमेंट तो आपको क्लियर ही है, और सिंगल ऑन प्रेमाइस ईडी एनवायरनमेंट भी क्लियर है। तो अब यहाँ पर यही है कि इंट्रा आईडी अगर अकेले ही कोई कंपनी यूज कर रही है तो उसको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो काम कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उसके आर्किटेक्चर के बारे में अगर बात करा जाए तो इंट्रा आईडी हम माइक्रोसॉफ्ट बेस प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड पे, और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यूज की जाती है इंट्रा आईडी। इसमें आपको डोमेन कंट्रोलर तरीके से कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। ना डोमेन कंट्रोलर है इसमें, ना आपको आईपी चेंज करना, आईपी से रिलेटेड कोई ओएस अपग्रेड से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है। तो अब इसका जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया था कि एडी का भी एक स्ट्रक्चर होता है, एडी के स्ट्रक्चर में पार्टीशंस होते हैं और ट्री बनता है, पूरा बना सकते हो, डोमेन फॉरेस्ट, ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा फ्लैट होता है। ठीक है, पूरा फ्लैट स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप यूजर ग्रुप रजिस्टर्ड कर सकते हो, एप्लीकेशंस को रोल्स पॉलिसीज बना सकते हो। तो ये ग्रुप पॉलिसीज नहीं है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इसको आप माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एपीआई इनका बहुत पावरफुल टूल है। तो ये एपीआई है, एपीआई मतलब किसी भी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करना, कुछ भी आप इसको यूज करके आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारा OAuth 2.0 हो गया, OIDC हो गया, SAML हो गया 2.0, WS फेड हो गया। अब अगर आपके पास इतना, ये आपका जो इन्वायरमेंट हो गया, ये 3 लेयर जो ऊपर की हो गई, ये आपका इंटर आईडी हो गया पूरा का पूरा। नीचे वाली जो लेयर है हमारी, वो ऑन प्रोमाइस एडी है, वो भी ऑप्शनल है। ठीक है, ये आपका हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर वाला काम करता रहेगा। अगर आपके पास ऑन प्रेमाइस एडी है तो आपको एजोर एडी कनेक्ट या क्लाउड सिंक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, पहले उसका क्लाउड सिंक नाम था, अब एजोर एडी कनेक्ट है, या अब इंट्रा आईडी कनेक्ट हो गया नाम। तो इनकी जरूरत पड़ती है टू सिंक यूजर। करेक्ट। यस सर। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पर फ्लैट स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? एडी से कंपेयर करके आप बता दो, क्योंकि हम लोग
ट्री नहीं होता है, फॉरेस्ट इस टाइप का नहीं होता स्ट्रक्चर, हाँ मतलब उसमें और भी बहुत हायरार्किकल सारी स्ट्रक्चर चीज। नहीं है। या हाँ, हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? ट्री जो होता है ना उसमें मतलब इसमें जैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटर आईडी में जैसे यूजर बनाया, सिर्फ जैसे ये मान लो यूजर्स, इसके अंदर आप यूजर ही बनाते चले जाओ, ठीक है। वहां पे क्या कर रहे थे हम, ऑन प्रेमाइस ईडी में यूजर बनाया, यूजर ओयू बनाया, ओयू के अंदर सब ओयू बनाया, ओयू को फिर नीचे भी ओयू बना सकते हो। मतलब आप अपने हिसाब से पूरा का पूरा उसको स्ट्रक्चर बना सकते हो, करेक्ट। जो भी आप स्ट्रक्चर चाहते हो कि एक दिल्ली का, एक इधर का, एक उधर का, एक सेल्स का, एक एडमिन का, मतलब इस तरीके से। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर पूरा फ्लैट सिस्टम है। आपको फ्लैट मिल गया, आप बनाते चले जाओ, ठीक है। तो वो एक है डिफरेंस, समझे ये वाला? क्लियर यस सर। हुआ है? ओयू वाला, जैसे ओयू आप बनाते हो उसमें हम जनरली ऑन प्रेमाइस एडी में जनरली क्या बनते ही है, यूजर जो है हमेशा ओयू के अंदर ही बनेगा, करेक्ट। करेक्ट सर। करेक्ट। मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, जो कि कंप्यूटर ऑब्जेक्ट हो गया या यूजर ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमेशा ओयू के अंदर ही बनेंगे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी एक प्री डिफाइन समझ लो यूजर कंटेनर है, उसके अंदर आपको सारे यूजर बनाने हैं। ऊपर से नीचे तक सारे यूजर ही यूजर दिखेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो या किसी भी। अब अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रा आईडी स्ट्रक्चर जो अभी हमने बात की, तो यहाँ पर हमारा फ्लैग टेनेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा, ये मैंने बता ही दिया आपको, फॉरेस्ट डोमेन और ओयू वाला स्ट्रक्चर भी, ओयू वाला यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर अगर क्यूरी प्रोटोकॉल्स क्या है, एलडेप है, यहाँ पे रेस्ट एपीआई जो माइक्रोसॉफ्ट को यूज करता है। ऑथेंटिकेशन भी ये हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, बट अभी ओवरऑल मतलब मोटा मोटा अगर हम समझ लें तो यही है। डिवाइस मैनेजमेंट हमारा यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी हो गया, यहाँ पे इंट्यून हो गया और एमडीएम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू मैनेज करते थे डिवाइस मैनेजमेंट। ग्रुप पॉलिसी के थ्रू डिवाइस मैनेजमेंट में हम, जैसे आपको पता ही है, रजिस्ट्री भी मैनेज कर सकते हो, और XYZ रजिस्ट्री के थ्रू ही सब कुछ मैनेज किया जाता है। यहाँ पर हम ट्रस्ट यूज करते हैं, यहाँ पर हम B2B, बिजनेस टू बिजनेस, क्रॉस टेनेंट फेडरेशन, और यहाँ पर रिप्लिकेशन हो यूज होता है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट है, सॉरी, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज्ड है, मतलब हमें कोई रेप्लिकेशन का टेंशन नहीं है, वो सब माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा। और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हमारा ऑन प्रोमाइस सर्वर हो गया, और यहाँ पर ये सैस बेस्ड सर्विस है जो मैंने आपको बताया था। नेटवर्क हमारा यहाँ पर कॉर्पोरेट फायरवॉल होती है, यहाँ पर इंटरनेट बेस्ड है, आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक मेजर डिफरेंस है, यहाँ पर सर्विस अकाउंट होता है, GMSA अकाउंट हम यूज करते हैं। यहाँ पर मैनेज्ड आइडेंटिटी होती है और सर्विस प्रिंसिपल होता है। तो इनको भी हम समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पर HA का मतलब क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी। हम्म, यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में ऑन प्रोमाइस में हाईबिलिटी, हमारे मल्टीपल डीसीज होते हैं, साइट्स होते हैं, तो उनके थ्रू आ जाता है। और यहाँ पर हमारा बिल्ट इन होता है। बिल्ट इन का मतलब सब कुछ माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। तो उनका SLA पहले से ही 99.99 SLA उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये आपका कभी डाउन होने के चांसेस नहीं है जो इंट्रा आईडी के। तो ये सारे फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर ADS और इंट्रा आईडी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, जैसे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, OU, LDAP प्रोटोकॉल, Kerberos, फाइन ग्रेन DNS, तो FSMO, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्या होती हैं वो भी बता चुका हूँ मैं आपको। ये सब
फीचर्स नए हैं, और जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे है, ठीक है, और जो यहाँ पे होंगे वो एडी में नहीं होंगे। मतलब यही समझो आप, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो अच्छा। होगा वो आप यस। यही समझना वो यहाँ पे नहीं है, तभी वो यहाँ है, क्योंकि बनाया माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, तो इन दोनों के फीचर्स ऑलमोस्ट मैच नहीं करेंगे। हाँ, अब सीधी सी बात है, ऑथेंटिकेशन होगा तो ऑथेंटिकेशन का मतलब है लॉगिन हो गई, बस ये है कि यहाँ पर अलग प्रोटोकॉल से होगा, यहाँ पर अलग प्रोटोकॉल से होगा, ठीक है, फाइनल आंसर आपको एक ही मिलेगा। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल वाला, कि अभी ये सिर्फ हमने फंडामेंटल पे डिस्कशन किया है, और फंडामेंटल में हमने अभी ये 3-4 टॉपिक, 1 2 3 4, हाँ, इनको हमने छोड़ा है, पहले इन दोनों को कवर करेंगे। ये इन दोनों को कवर करने के बाद तभी हम उस पे जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले जब नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे ये सारी चीजें।